हेलो एवरीबॉडी, आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के साथ, दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आई होप आप सब रेडी हो, तो चलो शुरू करते हैं अपने चैप्टर के साथ। सेल, ब्लू व्हेल, एलिफेंट, ट्रीज, हम जैसे कुछ और एनिमल्स और प्लांट्स, हम सब बने हैं सेल से। हम एक कंस्ट्रक्शन साइट देखते हैं जहां पर बहुत सारी ईंटें जोड़कर बनाई जाती है एक बड़ी सी बिल्डिंग। बस वैसे ही कुछ बनते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी। तो जैसे वहां पर ईंट जोड़ी जा रही है, वैसे ही हम यहाँ पर बने हुए हैं एक एक सेल को जोड़कर। तो इसीलिए सेल को बुलाया जाता है एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या फिर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। सो सेल्स आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो बेसिकली दीज आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, सबसे छोटा हिस्सा जो हमारी बॉडी का है वो है सेल। ठीक है, सेल जो है उसमें कैपेबिलिटी है कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है और लाइफ के सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। अगर एक सेल है, जैसे हम अमीबा की बात करें तो अमीबा सिर्फ एक सेल है। ये एक सेल जो है ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करता है। ये पूरा का पूरा काम भी खुद करता है और बॉडी को स्ट्रक्चर देने का काम भी ये सेल ही करता है। इसको हम डिटेल में समझेंगे कुछ आगे जाके। तो हम जैसे देखते हैं कि एक सेल जो है वो ही बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होता जाता है और हर सेल केपेबल होता है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने के लिए। ह्यूमंस भी बने होते हैं एक सिंगल सेल से। तो अगर आपको याद होगा रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, तो एक मेल गैमीट आकर फ्यूज कर जाता है फीमेल गैमीट से और इन्हीं दोनों के फ्यूजन से बनता है जाइगोट। जाइगोट इज बेसिकली अ सिंगल सेल। दिस सिंगल सेल कीप्स ऑन डिवाइडिंग और इसी सिंगल सेल से हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स बनते हैं। हर एक सेल का अपना फंक्शन होता है, अपना स्ट्रक्चर होता है। वो अपने हिसाब से जहाँ पर वो होता है वहाँ के हिसाब से वो काम करता है। जैसे अगर हम बात करें स्किन की, सो दिस इज स्किन। तो क्या आपको लगता है कि ये एक ही सेल है? नहीं, देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स जो हमारी स्किन बना रहे हैं। वैसे ही ब्रेन है, मसल्स हैं, हर एक बॉडी का पार्ट जो है वो सेल से बना है और जहाँ पर ये सेल्स हैं वहाँ पर जैसा फंक्शन, जैसा काम है उस पार्ट का, उसी के हिसाब से ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वैसे ही अगर हम एक ट्री की बात करें, एक प्लांट की बात करें, तो प्लांट में लीव्स हैं, प्लांट में रूट्स हैं, प्लांट में फ्लावर्स हैं। हर एक बना है सेल से। जैसे रूट के सेल्स हैं तो उनका काम क्या रहेगा, क्या फंक्शन होता है रूट का? रूट का फंक्शन होता है पानी का एब्जॉर्प्शन करना और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना। तो वही काम यहाँ पर रहता है रूट्स का, रूट के सेल्स का। तो रूट के जो सेल्स होते हैं दे आर केपेबल ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वैसे ही जो लीफ में सेल्स होंगे उनका काम क्या होगा, फोटोसिंथेसिस करना। राइट तो हर एक पार्ट, चाहे हम हैं, चाहे कोई और एनिमल है, चाहे कोई ट्री है, कोई छोटा सा प्लांट है, एक एंट है, एक बटरफ्लाई है, कुछ भी है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है सेल्स से। राइट और कुछ सेल्स होते हैं जो हमारी पूरी लाइफ रहते हैं और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनका लाइफ स्पैन बहुत लिमिटेड होता है और एक लिमिटेड टाइम के बाद वो मर जाते हैं एंड दे आर रिप्लेस्ड बाय द न्यू सेल्स। क्लियर? कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कभी नहीं मरते हैं, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो अगर एक बार मर जाएं, मतलब एक बार वो डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, हमारी बॉडी से चला गया, अब उसकी रिप्लेसमेंट नहीं आएगी। सो दीज ऑल थिंग्स वी विल डिस्कस। राइट,
अब सेल्स जो हैं वो बहुत छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि हम उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते। हमें पता है कि हमारी स्किन जो है वो सेल से बनी है, लेकिन क्या आप अलग अलग एक एक सेल अपनी स्किन में देख पा रहे हो? बिल्कुल नहीं देख पा रहे हो। तो इसीलिए इन छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए हमें चाहिए होते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, जिन्हें हम बुलाते हैं माइक्रोस्कोप्स। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा मैग्नीफाई करके हमें दिखाते हैं। तो इन्वेंशन जो था, पहला माइक्रोस्कोप बनाने का काम किया था एक डच साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक। तो इन्होंने फर्स्ट माइक्रोस्कोप बनाया था, और यहाँ पर जो माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाया था वो था एक सिंपल माइक्रोस्कोप, राइट? वो था एक सिंपल माइक्रोस्कोप। तो इन्होंने, ये एक पब्लिक ऑफिशियल थे और इन्होंने एक हैबिट डेवलप की, एक हॉबी डेवलप की कि इनको छोटी छोटी चीज़ें देखने का बहुत शौक था। तो इन्होंने सोचा कि इन छोटी चीज़ों को ऐसे तो हम देख नहीं पाएंगे, तो कुछ ऐसा लेंस या कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जिससे ये छोटी चीज़ें थोड़ी बड़ी होके हमें क्लियरली दिखने लग जाए। तो इन्होंने अराउंड 400 सिंपल माइक्रोस्कोप्स बनाए, जिनकी मैग्निफिकेशन काफ़ी अच्छी भी रही, ठीक है? मतलब कुछ ऐसे थे जिनकी मैग्नीफाइंग पावर थी 200 टाइम्स, इनकी मैग्नीफाइंग पावर 200 टाइम्स थी। तो यहाँ पर जो इन्होंने माइक्रोस्कोप यूज़ किया, उसमें जो लेंस इन्होंने लगाया, सो दैट लेंस वाज सिंगल बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है? सो सिंगल बाय कॉन्वेक्स लेंस लिया। अब देखो, एक स्पून होता है, तो स्पून कैसा होता है? एक कर्व्ड पार्ट होता है और एक होता है उसका बल्ज्ड आउट पार्ट। तो ये जो बल्ज्ड आउट पार्ट होता है, दिस इज द कॉन्वेक्स पार्ट, एंड दिस कर्व्ड, जो अंदर की तरफ को कर्व्ड होता है, सो दैट इज द कॉन्केव पार्ट। तो इन्होंने जो माइक्रोस्कोप में जो लेंस यूज किया, सो दैट लेंस वाज लाइक दिस, वो दोनों ही तरफ से कैसा था? कॉन्वेक्स था, ठीक है? तो ये भी कॉन्वेक्स पार्ट था और ये भी कॉन्वेक्स पार्ट था। सो दिस वाज द लेंस दैट वाज यूज्ड बाय एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक। क्लियर? तो इन्होंने ये सेल्स देखे कहाँ पर? तो इन्होंने एक फ्रॉग के फुट वेब में, ये जो फ्रॉग के फुट वेब होता है, यहाँ से सैंपल लिया और यहाँ इस सैंपल को इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा। सो दिस वाज द माइक्रोस्कोप विच ही क्रिएटेड, एंड दिस इज द सिंपल माइक्रोस्कोप दैट वी नो, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप ये देख रहे हो, सो दिस इज द आई पीस लेंस। आई पीस लेंस मतलब जहाँ पर हम आईज लगाते हैं और वहाँ से हम देखने की कोशिश करते हैं, और इसके ऑपोजिट साइड पर एक नीडल पर ये अपना सैंपल रखते थे, तो उस आई पीस से देखते थे और दूसरी तरफ इनको दिखाई देता था वो सैंपल थोड़ा मैग्नीफाइड वर्जन में, ठीक है? सो दिस वाज द इन्वेंशन दैट वाज डन बाय एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक। लेकिन अभी तक इन्होंने देखा कुछ, इन्होंने ऑब्जर्व किया, लेकिन इन्होंने उसको कुछ नाम नहीं दिया। मतलब इन्होंने नहीं बोला कि ये सेल्स होते हैं, ठीक है? तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। अब उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए जिनको किसी और ने काम दिया कि जाओ और तुम ये देख कर आओ कि क्या कोई ऐसी चीज़ हम बना सकते हैं जिससे हम छोटी छोटी चीज़ों को मैग्नीफाई कर पाए। तो दूसरे साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने कुछ माइक्रोस्कोप्स, कुछ लेंसेज डेवलप किए, कुछ माइक्रोस्कोप्स डेवलप किए, एंड नाउ दीज वर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यहाँ पर इन्होंने एक माइक्रोस्कोप में 2 लेंसेज यूज़ किए, ठीक है? उन्होंने क्या किया था? उन्होंने सिंगल बाय कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया था और रॉबर्ट हुक ने 2 लेंसेज यूज़ किए। और अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें, इनका कंपैरिजन करें इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का विद द सिंपल माइक्रोस्कोप, सो दिस माइक्रोस्कोप it had greater magnifying power as compared to the simple microscope which was invented by Leeuwenhoek, राइट? तो क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस्ड वर्जन था, इसीलिए इसको बुलाया गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाया वो कैसा सा दिखता था और कहाँ पर 2 लेंसेज उन्होंने डाले थे। तो यहाँ पर जो इनका माइक्रोस्कोप था वो कुछ ऐसा दिखाई देता था, और इस माइक्रोस्कोप में दिस वॉज द आई पीस लेंस। ये कौन सा था? दिस वॉज द
आई पीस लेंस, यहाँ से कोई भी जिसे माइक्रोस्कोप में देखना है वो अपनी आई को यहाँ पर अलाइन करेगा, यहाँ से देखेगा। एंड नाउ द सैंपल वाज केप्ट ओवर हियर। यहाँ पर कैंडल एक लाइट की जाती थी और इस कैंडल की लाइट जब यहाँ पर मिरर पे पड़ती थी वो लाइट आके गिरती थी इस लेंस पे, और यहाँ से क्या होता था, यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है वो इल्यूमिनेट होता था। देखो अंधेरी जगह पर जाओगे, अंधेरे कमरे में जाओगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब उस कमरे में लाइट होगी तो आपको दिखाई देगा, राइट। तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करना, ऑब्जेक्ट को लाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि उसकी माइन्यूट डिटेल्स हमें दिख जाए। तो यहाँ पर सैंपल को या ऑब्जेक्ट को अच्छे से इस कैंडल के थ्रू लाइट दी गई मिरर की रिफ्लेक्शन से, एंड फाइनली दिस इज द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड दिस इज द आईपीस लेंस। तो आईपीस लेंस पे यहाँ से आईज लगा के इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा मैग्नीफाइड वर्जन में देखा गया। अब जब इन्होंने ये देखा ना तो इन्होंने यहाँ पर यूज किए थे कुछ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, ठीक है। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो थिन स्लाइसेस है ना कॉर्क के, यहाँ पर छोटे छोटे बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स हैं। मतलब जो इन्होंने ऑब्जर्वेशन की ना तो इनको लगा कि ऐसे छोटे छोटे ना कुछ बॉक्सेस टाइप है, कुछ कंपार्टमेंट्स हैं, बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो इन्होंने इसको रिलेट किया अपनी मॉनेस्ट्री में मॉन्क्स के रूम से। तो इनकी मॉनेस्ट्री में मॉन्क्स के रूम हुआ करते थे, छोटे छोटे डब्बे हुआ करते थे, खाली खाली डब्बे, तो वहाँ से रिलेट किया। तो इन बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स को उन्होंने बोला सेल्स, विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेला, ठीक है। तो इस वर्ड से डिराइव किया इन्होंने एक वर्ड दैट इज सेल, और इन्हीं छोटे छोटे पोर्शंस को, एम्प्टी स्पेसेस को बुलाया गया सेल्स। लेकिन जब इन्होंने ये कॉर्क सेल ऑब्जर्व किए थे तो ये अंदर से खाली थे, विच मीन्स द सेल्स विच ही ऑब्जर्व्ड वर द डेड सेल्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई? गुड। तो जो माइक्रोस्कोप आज आप अपने स्कूल में यूज़ कर रहे हो वो है एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मतलब वो रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप का ही एक इम्प्रूव्ड वर्जन है। तो वो माइक्रोस्कोप जो आपके स्कूल में है वो कुछ ऐसा दिखता होगा। तो इसके मेजर पार्ट्स जो हैं जो आपको पता होना चाहिए उनको देखते हैं। सबसे पहले ये है आईपीस लेंस, जहाँ पर आप आईस लगाते हो और नीचे की तरफ देखने की कोशिश करते हो कि सैंपल में क्या दिखाई दे रहा है। तो इसे आईपीस लेंस और ऑक्यूलर लेंस बुलाते हैं। फिर यहाँ पर ये जो दो लेंसेज आप देख रहे हो, दीज आर द ऑब्जेक्टिव लेंसेज, जिसे ऑब्जेक्ट के पास रखा जाता है ताकि आप उसकी माइन्यूट डिटेल्स को देख सको। फिर यहाँ पर दिस पोर्शन, ये जो एक फ्लैट सा पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एज स्टेज। इस स्टेज पर हम रखते हैं एक ग्लास स्लाइड। एक ग्लास का छोटा सा टुकड़ा होता है जो कि एकदम क्लीन, क्रिस्टल क्लियर होता है ताकि उससे लाइट आर पार जाए और लाइट ऑब्स्ट्रक्ट ना हो। लाइट सिर्फ तब ऑब्स्ट्रक्ट होगी जब उसके ऊपर सैंपल होगा, अदरवाइज लाइट ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या रख देते हैं, एक ग्लास स्लाइड को रख देते हैं स्टेज पर, और इन क्लिप्स की हेल्प से उसे फिक्स कर देते हैं स्टेज पे ताकि वो घूमे ना, इधर उधर मूव ना करे जब हम डिटेल्ड स्टडी कर रहे हों यूजिंग दिस माइक्रोस्कोप, ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ से लाइट दी जाती है इस सैंपल को ताकि लाइट यहाँ से ऊपर को जाएगी। फिर यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी एक अपर्चर है, छोटा सा एक पोर सा है जिससे लाइट आएगी ऑन टू दिस स्लाइड, ग्लास स्लाइड, ठीक है। तो अगर ये स्टेज है तो यहाँ पर बीच में एक होल है, नीचे से इस होल में लाइट दी जाएगी, ऊपर ग्लास स्लाइड है जिसके ऊपर सैंपल है। तो लाइट जो है वो ग्लास स्लाइड से होते हुए सैंपल से बाहर निकलेगी और अब ये जाएगी ऑब्जेक्टिव लेंस में, ऑब्जेक्टिव लेंस से ये जाएगी आईपीस लेंस में। तो इसी लाइट की वजह से हमें वो ऑब्जेक्ट की या जो सैंपल है उसकी डिटेल्स क्लियरली दिखाई देंगी, ठीक है। तो यही माइक्रोस्कोप है जो आज हम यूज कर रहे हैं अपने स्कूल्स में। तो अगर हम इसको कंपेयर करें विद द ऑर्डिनरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो रॉबर्ट हुक ने डिजाइन किया था, तो आज के माइक्रोस्कोप्स जो हैं दे आर वेरी इम्प्रूव्ड वर्जन। इनकी मैग्निफिकेशन इज 200
1000 times as compared to the ordinary microscope, and ये इनकी मैग्नीफाइंग पावर है अराउंड 2000 टाइम्स। मतलब ये एक ऑब्जेक्ट को 2000 टाइम्स, मतलब उसके साइज से 2000 टाइम्स बड़ा करके हमें दिखाते हैं। इतनी माइन्यूटली हम एक सैंपल को या एक ऑब्जेक्ट को माइक्रोस्कोप में या एक सेल को माइक्रोस्कोप में स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी लाइट का यूज हो रहा है। देखो, अगर प्रॉपर लाइट नहीं होगी, आप कभी भी देखना जो लैब्स होती हैं दे आर वेल लाइटेड लैब्स, जो जहाँ माइक्रोस्कोप्स रखे होते हैं ना स्टडी करने के लिए, वहाँ पर उस एरिया में आइदर वो विंडो के पास होते हैं या उस एरिया में बहुत ज़्यादा लाइट होती है, ताकि या आर्टिफिशियल लाइट दी जाती है ताकि जो ऑब्जेक्ट है, जो सैंपल है ना, उसको आप बहुत अच्छे से देख सको। अगर लाइट नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखाई देगा। क्लियर? तो आई होप ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप तक आपको सब समझ आया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात कर रहे थे तो वहां पर लाइट का यूज करके हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, राइट? कुछ ऐसे माइक्रोस्कोप्स होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन बीम का यूज किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट को या सैंपल को देखने के लिए। तो उन माइक्रोस्कोप्स को हम बुलाते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स, जो कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दे आर बेंट यूजिंग द मैग्नेट्स, राइट? तो दीज आर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स। नाउ कमिंग ऑन टू द सेल थ्योरी। अब हमने सेल्स पढ़े, कैसे माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ, कैसे उनके इम्प्रूव्ड वर्जन्स आए और कैसे ये टर्म सेल आई। ठीक है, तो अब बात करते हैं सेल थ्योरी की। तो सेल्स पे भी बड़े सारी थ्योरीज हैं, तो हम बेसिक डिस्कस करेंगे। तो सेल थ्योरी पे सबसे पहले काम करना शुरू किया था दो साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था मिथाइल शेलाइडन एंड थियोड श्वान, राइट? तो शेलाइडन एंड श्वान आपको याद रखना है। शेलाइडन, ही वॉज अ जर्मन botanist, right? I will explain this word, ठीक है? और जो श्वान थे, he was German, right? तो बोटानिस्ट जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं, ठीक है? तो जैसे बॉटनी इज अ स्टडी ऑफ प्लांट्स, जूलॉजी इज अ स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो जो शेलाइडन थे वो एक जर्मन बोटानिस्ट थे जो प्लांट्स के ऊपर स्टडी करते थे, और श्वान एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे जो एनिमल्स के ऊपर स्टडी करते थे। और इन्होंने इंडिविजुअली अपनी स्टडीज में ये पता लगाया कि प्लांट्स और एनिमल्स सेल्स से मिलकर बने होते हैं। तो जो शेलाइडन थे उन्होंने बोला कि जितने भी प्लांट्स हैं वो छोटे छोटे सेल से मिलकर बने हैं, और हर एक सेल जो है वो एक स्ट्रक्चर दे रहा है हमारे प्लांट्स को, और उनके फंक्शंस भी ये सेलुलर लेवल पर ही हो रहे हैं। छोटे छोटे सेल्स मिलकर बड़े बड़े फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा आता है जूलॉजिस्ट श्वान। तो श्वान ने सेम ही टाइम पर ये बात बोली कि जितने भी एनिमल्स हैं वो हम छोटे छोटे सेल से बने हुए हैं, और हर एक सेल हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर दे रहा है और अपना काम कर रहा है। तो ये जो सारी थ्योरी थी इन दोनों साइंटिस्ट की, दे गेव दिस थ्योरी इन 1839। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू देम ऑल एनिमल्स इन प्लांट्स दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स विच सर्व एज अ यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ठीक है, अब उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये बोला कि हाँ, जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स के बने हुए हैं, ये बात सही है। लेकिन यहाँ पर 1858 में रुडोल्फ वर्काउ ने ये बात बोली कि ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि ये जो एक सेल है ना ये अपने ही जैसे और सेल्स बनाता रहता है। तो अगर हमारे पास एक सेल है, दिस विल डिवाइड एंड फॉर्म टू सेल्स। आगे ये दोनों सेल्स विल फर्दर डिवाइड एंड दे विल गिव राइज टू 2 more cells और 4 more cells। ठीक है, तो ऐसे सेल्स जो है ना वो खुद ही डिवाइड होके एक सेल से हमारे पास बहुत सारे सेल्स आ जाते हैं। सो दिस स्टेटमेंट, जस्ट रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है एग्जाम्स में, दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। हु गेव दिस स्टेटमेंट? सो ही वॉज रुडोल्फ वर्काउ।
क्लियर। अब यहीं से आ जाती है कुछ मेजर पॉइंट सेल थ्योरी के। सबसे पहला पॉइंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। चाहे वो प्लांट्स हैं या फिर वो एनिमल्स हैं, सब बने हुए हैं लिविंग सेल्स से। दूसरा, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द लिविंग थिंग। जो सेल है ना, वो हर एक लिविंग चीज का ना सबसे छोटा स्ट्रक्चर है। अगर मेरी बॉडी की एक शेप है या एक ट्री की एक शेप है या एक एलिफेंट की एक शेप है, तो उस एलिफेंट या उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को शेप देने वाला कौन है? सबसे छोटा यूनिट जो है वो है सेल। क्लियर। नेक्स्ट, सेल इज द यूनिट ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं वो भी एक सिंगल सेल ही परफॉर्म कर रहा है। मतलब सेल, एक एक सेल मिलकर वो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, सेलुलर लेवल पर ही फंक्शंस हो रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी सेल्स हैं वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उन्हीं से बन रहे हैं, कई नए सेल्स कहीं से ऐड नहीं हो रहे हैं। यही सेल्स डिवाइड करके कुछ नए सेल्स बना रहे हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई, समझ गए? सो these were the major points of cell theory. Now meaning of cell theory, हम बोल रहे हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है दैट इज सेल। ठीक है, सो विच मीन्स सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने हैं और हर एक सेल की शेप और साइजेस क्या हैं? डिफरेंट हैं। हर एक बॉडी का पार्ट जहां पर सेल है वहां के सेल की शेप और साइज अलग अलग है। और आप किसी भी सेल को, आप एक ट्री को ले लो, से एक मैंगो ट्री को ले लो और एक ह्यूमन बीइंग को ले लो, तो दोनों ही बने हुए हैं सेल से। और जिस तरह वो सेल्स अरेंज्ड हैं वैसे ही हमारी बॉडी को एक शेप मिल रही है। तो ये जो हमारी बॉडी का एक शेप है, एक स्ट्रक्चर है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द सेल्स। जो साइज है हमारी बॉडी का वो भी सेल की वजह से ही है। जितने सेल्स हैं उसी हिसाब से हमारी बॉडी का साइज भी है। नेक्स्ट इज द फंक्शनल यूनिट। एक मैंगो को और एक ह्यूमन बीइंग को ले लो, तो एक मैंगो का ट्री, सॉरी नॉट मैंगो बट अ मैंगो ट्री, राइट। तो मैंगो ट्री में अगर एक लीफ है, ठीक है, तो लीफ में क्या है? लीफ में कुछ सेल्स हैं ऐसे बीन शेप, किडनी बीन शेप्ड सेल्स हैं। और इस हर एक सेल का फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस करना। फोटोसिंथेसिस में बेसिकली हेल्प करना। तो इसी से अंदर क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है और बाहर वाटर और ऑक्सीजन निकल रहे हैं। सो दिस ऑल इज हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ दीज सेल्स विच आर कॉल्ड एज द गार्ड सेल्स। अगर गार्ड सेल्स नहीं होंगे, अगर पोर्स ओपन नहीं होंगे, तो ना कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी ना फोटोसिंथेसिस होगी। यहाँ पर वो सेल्स हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट हैं जहाँ पर खाना बन रहा है। उन सेल्स में एक्चुअली खाना सिंथेसाइज हो रहा है। क्लियर। वैसे ही रूट्स में कुछ सेल्स हैं, जैसे कि ये है, तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ रूट हेयर। ठीक है, तो इन्हीं सेल्स से पानी भी एब्जॉर्ब हो रहा है, मिनरल्स भी एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो मतलब कि जो फंक्शंस हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के वो सेलुलर लेवल पर ही हो रहे हैं। तो यहाँ रूट में भी सेल ही है जो पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ पर लीफ में सेल ही है जो खाना सिंथेसाइज कर रहा है। वैसे ही हमारी बॉडी में जो खाना डाइजेस्ट हो रहा है वो भी सेल्स ही कर रहे हैं। सो ऑल द फंक्शंस इन आवर बॉडी आर परफॉर्म्ड बाय सेल्स। क्लियर। तो इतनी बात समझ आई। नेक्स्ट देखते हैं। सो सेल्स डाई एंड गेट रिप्लेस्ड। तो बहुत सारे सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जो मर जाते हैं। जैसे अगर हम आरबीसीज की बात करें तो आरबीसीज का हमारी बॉडी में लाइफ स्पैन होता है 120 डेज अप्रॉक्सीमेटली। तो इन 120 डेज में ये सेल्स जीते हैं, अपना काम करते हैं, एंड देन दे डाई। व्हेन दे डाई दे आर रिप्लेस्ड बाय सम न्यू आरबीसीज। सो दिस वे इट गोज ऑन। बट देयर आर सम सेल्स जैसे कि नर्व सेल्स हैं। अगर एक बार एक नर्व सेल मर गया, इफ अ नर्व सेल डाइज, इट नेवर गेट्स रिप्लेस्ड। तो ये कभी भी हमारी बॉडी में रिप्लेस नहीं होता है।
ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट लाइफ स्टार्ट एज अ सिंगल सेल। मोस्टली लाइफ जो है वो सिंगल सेल से ही शुरू होती है। हम अपनी बात कर लें तो ह्यूमंस के केस में क्या होता है, जाइगोट बनता है। अगर हम बात करें प्लांट्स की तो प्लांट्स में सीड्स होते हैं और उसी सीड में एक एम्ब्रायो होता है, उस एम्ब्रायो से ही एक पूरा प्लांट पैदा होता है, राइट। सो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ एक सिंगल सेल से ही शुरू होती है। क्लियर। तो आई होप ये जो मतलब है सेल थ्योरी का, जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं वो आपको क्लियर हुए। नाउ सेल्स का नंबर। अब किसी एक इंडिविजुअल की बॉडी में, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कितने सेल्स हैं, तो सेल्स का नंबर वेरी करता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जैसे अगर हम कुछ ऑर्गेनिजम्स की बात करें जैसे कि अमीबा, तो अमीबा की पूरी बॉडी बनी होती है एक सिंगल सेल से, विच मीन्स दिस इज एन ऑर्गेनिज्म विच इज सिंगल सेल्ड। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेलुलर भी बुलाते हैं, ठीक है। वैसे ही कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कुछ 100 या 1000 सेल से ही बने होते हैं, तो उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम फ्यू सेल्ड बुलाते हैं, जैसे कि एक स्पायरोगायरा, ठीक है, SPIROGYRA स्पायरोगायरा, फिर वॉलवॉक्स, ये होते हैं फ्यू सेल्ड। फिर कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मिलियंस ऑफ सेल से बने होते हैं, जैसे कि हम, जैसे कि ये डियर। सो वी आर मल्टी सेल्ड। तो फ्यू सेल्ड और मल्टी सेल्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम बुलाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो हम बने होते हैं मिलियंस ऑफ सेल्स के, और यहाँ पर फ्यू सेल्ड बने होते हैं 100 to 1000 सेल्स के। क्लियर। तो अब एक क्वेश्चन है कि क्या एक चींटी और एक हाथी में बहुत सारे सेल्स का डिफरेंस है? सो ऑफ कोर्स है। चींटी का साइज छोटा सा है तो उसमें कुछ ही सेल्स होते हैं, लेकिन हाथी विच इज सो जायंट, ठीक है, बहुत एक जायंट एक एनिमल है, सो दिस एनिमल हैज मिलियंस ऑफ सेल्स in its body, right? So bigger an organism, greater is the number of cells in its body. क्लियर। तो नंबर ऑफ सेल्स समझ आए। अब चलते हैं फैक्ट्स पे, कुछ सेल्स के कुछ फैक्ट्स पे। तो सबसे पहले एक एवरेज साइज एडल्ट ह्यूमन, मतलब अगर हम अपनी बात करें, एक एवरेज साइज की बात करें, एक एडल्ट ह्यूमन की बात करें, सो उसमें होते हैं अराउंड 37.2 ट्रिलियन सेल्स इन होल बॉडी। तो हमारी पूरी बॉडी में कितने सेल्स हैं? 37.2 ट्रिलियन अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, क्योंकि काउंट करना तो बहुत मुश्किल है। द नेक्स्ट इज 100 बिलियन नर्व सेल्स इन ह्यूमन ब्रेन। तो हमारा जो ब्रेन है उसमें नर्व सेल्स हैं। नर्व सेल्स कितने हैं? 100 बिलियन नर्व सेल्स हैं। एंड रिमेंबर, एक भी सेल अगर मर गया इन नर्व सेल्स में, सो दैट सेल विल नेवर बी एबल टू रिप्लेस इटसेल्फ। क्लियर। नेक्स्ट, अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड में 4 to 6 मिलियन RBCs होते हैं, जिसमें से 7000 WBCs होते हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड। अब क्यों? क्योंकि अब ये भी तो बहुत ही ये भी एक फ्लूइड सा स्ट्रक्चर है, सो इट इज़ नॉट एबल टू कैलकुलेट कि कितने सेल्स होंगे, बट अप्रॉक्सीमेटली RBCs होते हैं 4 to 6 मिलियन और WBCs होते हैं 7000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। सो रिमेंबर दीज फैक्ट्स। अब हम बात करते हैं सेल के साइज की। तो सेल का साइज छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। तो सबसे छोटा, द स्मॉलेस्ट सेल दैट वी नो, द स्मॉलेस्ट साइज का जो सेल है दैट इज अ बैक्टीरियल सेल, जो जस्ट 3.3 to 0.5 माइक्रोमीटर का है, ठीक है, मतलब इतना छोटा सा सेल है। तो कैसे दिखेगा? माइक्रोस्कोप के अंडर ही दिखेगा। वैसे ही अगर हम ह्यूमन RBCs की बात करें, सो दे आर 7 माइक्रोमीटर। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो 7 माइक्रोमीटर तो बड़ा है, ठीक है। तो सोचो हमारी RBCs जितनी है ना, उससे भी छोटा होता है बैक्टीरिया का सेल। द नेक्स्ट इज द लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा सेल कौन सा है? सो सबसे लंबा सेल इज द नर्व सेल विच इज सेड टू बी अप टू 3 मीटर्स। तो ये जो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्रेन में नर्व सेल्स हैं विच आर सेड टू बी 100 बिलियन, वो 3 मीटर का अप्रॉक्सीमेटली एक सेल है।
तभी तो इतनी जल्दी इधर से उधर नर्व इम्पल्सेस पास होती है। जैसे ही गर्म चीज़ को हम टच करते हैं हम एकदम हाथ हटा लेते हैं, क्योंकि फटाफट नर्व सेल्स जो हैं वो मैसेजेस पास करने का काम करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है द लॉन्गेस्ट हो गया, अब द लार्जेस्ट सेल। तो बर्ड का एग देखा है, बर्ड के एग को अगर आप बॉइल्ड एग को काटो तो इसमें बीच में आपको ये येलो कलर्ड पोर्शन दिखाई देता है, राइट? दिस इज एक्चुअली द एग। ठीक है, और ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है ना, दिस इज द एक्स्ट्रा कवरिंग्स, एक्स्ट्रा लेयर्स दैट आर एडेड टू दिस एग सेल। ठीक है, तो बेसिकली जो मेन छोटा सेल है ना, दैट इज दिस येलो पोर्शन ओनली। दिस इज द न्यूट्रिटिव पार्ट। इस एग को संभाल के रखने के लिए, इसको प्रोटेक्शन देने के लिए, इसको न्यूट्रिशन देने के लिए ये एक्स्ट्रा कवरिंग्स बाद में आती हैं। तो जो हमें सबसे बड़ा सेल पता है दैट इज एन ऑस्ट्रिच एग। एक ऑस्ट्रिच का एग जो होता है वो सबसे बड़ा सिंगल सेल है। ठीक है, ओके, सो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई हैं। तो सेल का नंबर और सेल का साइज समझ आ गया है। चलिए तो फिर हम बढ़ेंगे अब थोड़ा आगे। तो देखो इतनी बात आपको समझ आई ना अभी तक कि सेल बहुत छोटा है, बहुत छोटे से छोटे भी हैं, बड़े से बड़े भी हैं। तो यहाँ पर ना एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो सेल है ना, ये हमेशा ऐसे छोटा सा ही क्यों रहता है? क्योंकि सेल जो होता है ना, सेल एक छोटा सा होता है और सेल के डिफरेंट रीजन्स होते हैं। अब एक अगर आप सेल को ध्यान से देखोगे तो सेल में न्यूक्लियस है, कुछ ऑर्गेनेल्स हैं, कुछ फ्लूइड मीडियम भी है। तो ये जो डिफरेंट रीजन्स होते हैं ना सेल के, ये आपस में इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं। अब देखो एक छोटा सा कमरा है जहां पर आप हो और आपके 2 और रूममेट्स हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मेरे मैथ्स के नोट जो थे या मेरे बायो के नोट्स वो नहीं बने थे पूरे, मुझे अपने नोट्स दे दे, मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो एक बेड से दूसरे बेड पे ऐसे लो पकड़ो नोट्स। ठीक है, अब मान लो कि आप जहाँ रहते हो, मान लो आप हॉस्टल में रहते हो, आपके रूम से आपके फ्रेंड का रूम है 10 कमरे छोड़ के, तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी ना, उठ के जाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा नोट्स को, फिर आप लिखोगे बैठ के या उसको बुलाओगे। सो देयर विल बी कम्युनिकेशन गैप, राइट? मतलब डिस्टेंस हो जाएगा थोड़ा सा, तो कम्युनिकेट करने में डिफिकल्ट हो जाएगा। वहीं पर अगर आप एक छोटी सी जगह में हो तो कम्युनिकेशन ईजी है। सेम होता है यहाँ पर सेल्स के केस में भी। तो एक छोटा सा सेल है, सब कुछ पास पास है, तो हर एक सेल का हर एक पार्ट आपस में कम्युनिकेट करके ही सारे के सारे फंक्शंस करते हैं। तो छोटा होने की वजह से वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं और फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सेकंड, सेल्स का जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो होता है, मतलब सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशो होता है, दैट इज लार्ज। ठीक है, छोटे होते हैं लेकिन लार्ज सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशो होता है, जिसकी वजह से डिफ्यूजन चीज़ों का बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, फास्टर ग्रेटर डिफ्यूजन होता है। ये बात शायद ऐसे समझ नहीं आएगी, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से, इलस्ट्रेशन से समझते हैं। नाउ हम इस सेल को ना कंपेयर करेंगे एक क्यूब के साथ। मान लो ये एक क्यूब है जो है 2 बाय 2 मिलीमीटर। ठीक है, तो मतलब कि एक ये साइड 2 mm है, ये वाली साइड भी 2 mm है, और टोटल नंबर कितना होता है, मतलब टोटल सरफेसेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया निकालूं इस क्यूब का, तो वो कितना होगा? 2 × 2 × 6, सो विच इज 4 × 6, सो 6 4s are 24 मिलीमीटर स्क्वायर, राइट? अब हम क्या करेंगे कि इस क्यूब को इक्वल 8 पीसेस में, एक छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर देंगे। तो अब हर एक जो पीस है, सो दैट हैज हाइट 1 mm एंड दिस विल बी ऑल्सो 1 mm। तो मेजरमेंट्स 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर रहेगी। तो अब मैं अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालूं, सो इट इज 1 × 1 × हाउ मच? सो अगेन 6, राइट? तो ये हो जाएगा 6 मिलीमीटर स्क्वायर। लेकिन टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने निकाले हमने यहाँ से? तो इस बड़े से एक क्यूब से मैंने जो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स निकाले हैं वो हैं 8। तो 8 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 48 मिलीमीटर स्क्वायर, विच मीन्स कि ये जो एक बड़ा सा हमारे पास क्यूब था उसका सरफेस एरिया था
24 मिलीमीटर स्क्वायर। लेकिन जब हमने इसको छोटे छोटे 8 पीसेस में डिवाइड कर दिया, इक्वल पीसेस में, सो नाउ द टोटल सरफेस एरिया केम आउट टू बी 48 मिलीमीटर, जिसका मतलब है कि वॉल्यूम तो सेम है लेकिन सरफेस एरिया बढ़ गया। तो सरफेस एरिया बढ़ गया तो अब आसपास की चीज़ों से कम्युनिकेट करना भी आसान हो गया। तो ऐसा ही कुछ होता है एक सेल के साथ। अब एक सेल क्या होता है, एक छोटा सा एक पीस होता है या एरिया होता है जहां पर सरफेस एरिया लार्ज होता है और वॉल्यूम उसका कम होता है। दिस इंश्योर्स ग्रेटर डिफ्यूजन। तो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स का जाना आसान हो जाता है, क्योंकि छोटा सा है तो न्यूट्रिएंट्स इजीली डिफ्यूज कर जाते हैं। जितना भी वेस्ट है वो इजीली बाहर आ जाता है। जितनी भी रेस्पिरेटरी गैसेस हैं, जैसे ऑक्सीजन को अंदर जाना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर आना है, तो ये भी डिफ्यूजन ईजी हो जाता है। वैसे ही किसी भी तरह का अगर डैमेज सेल को हो जाए तो वो भी इजीली रिपेयर हो जाता है। कोई बड़ी सी चीज़ रिपेयर करनी है और कोई छोटी सी चीज़ रिपेयर करनी है तो उसमें फ़र्क तो होगा, राइट। छोटी सी चीज़ आसानी से रिपेयर हो जाएगी, वहीं पर बड़ी चीज़ को रिपेयर करने में टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा, राइट। तो ऐसा ही कुछ होता है एक स्मॉल साइज के सेल के साथ। यही एडवांटेजेस होते हैं सेल के छोटे से साइज के। क्लियर। तो आई होप ये पूरे एडवांटेजेस, ये डिफ्यूजन का प्रोसेस, क्यों छोटा साइज ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्यों वो सेल को फंक्शन करने में ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ये आपको समझ आया होगा। नाउ शेप ऑफ द सेल्स। तो अगर आप किसी भी सेल को देखो ना, तो हर एक जगह पर, हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग जगह पर अलग अलग शेप के सेल्स होते हैं। जैसे कहीं पर आपको गोल मिलेंगे, कहीं पर रेक्टेंगुलर, कहीं पर से क्यूबॉइडल, कहीं पर पतले पतले से होंगे, कहीं पर उनमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगी। तो हर एक सेल जहां पर वो प्रेजेंट होता है, जो उसका फंक्शन होता है, उसी के हिसाब से उसका होता है शेप। ठीक है। अब जैसे कि अगर हम ब्लड सेल्स की बात करें तो ब्लड सेल्स यूजुअली स्फेरिकल और डिस्क शेप होते हैं। तो यहाँ पर आरबीसीज जो हैं, सो आरबीसीज आर सर्कुलर बाय कॉनकेव। ठीक है, सर्कुलर बाय कॉनकेव सेल्स होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो सेल्स हैं, इन सेल्स को निकलना होता है नैरो कैपिलरी से, पतली पतली सी नैरो ब्लड वेसल से इस ब्लड को पास होना होता है। तो इसीलिए इसकी शेप भी कुछ ऐसी ही होती है ताकि ये आसानी से वहाँ से एस्केप हो जाए और ऑक्सीजन जो वो कैरी कर रहे हैं वो इफेक्टिवली कैरी कर पाए। ठीक है। वहीं पर अगर हम WBCs की बात करें, वाइट ब्लड सेल्स की बात करें, तो वो होती हैं एमीबॉइड। मतलब उनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है, क्योंकि वो स्क्वीज होती जाती हैं। जैसी वो कैपिलरी की वॉल से निकलती है ना, वो स्क्वीज होती जाती हैं। तो हमने लिम्फ पढ़ा है ना, तो लिम्फ में आरबीसीज नहीं होती हैं, WBCs होती हैं। तो ये क्या करती हैं, ये कैपिलरी की वॉल से भी बाहर निकल जाती हैं। तो अगर इनको कैपिलरी की वॉल से, वो जो ब्लड वेसल है उसकी वॉल से बाहर निकलना है, छोटे छोटे पोर से बाहर निकलना है, तो उसको ऐसे तंग हो के अपने शेप को थोड़ा सा बदल बदल के बाहर निकलना पड़ेगा। इसीलिए WBCs होती हैं एमीबॉइड शेप की, मतलब नो फिक्स्ड शेप। ठीक है। द नेक्स्ट शेप दैट इज ओवल शेप, जिसमें आता है क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास जो होता है ये एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है। तो इसकी शेप होती है ओवल शेप्ड। ठीक है, ये होता है ओवल शेप। दिस इज यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी। क्लियर, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सिलेंड्रिकल। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो आपको ना ऐसे सिलेंडर की फॉर्म में देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये, दिस इज स्पाइरोगायरा। ये क्या है, दिस इज स्पाइरोगायरा। तो स्पाइरोगायरा आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये भी एक तरह की ग्रीन एल्गी है, मल्टी सेलुलर ग्रीन एल्गी है, और इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो बेसिकली किस चीज़ में क्या काम कर रहे हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। दूसरे होते हैं कार्डियक मसल्स, मतलब कि मसल सेल्स, जो हमारे कार्डियक मसल सेल्स होते हैं। सो कार्डियक वर्ड, व्हेनेवर यू हियर दिस वर्ड कार्डियक, इट इज रिलेटेड टू हार्ट। सो कार्डियक वर्ड इज रिलेटेड टू हार्ट। नाउ वी आर सेइंग कार्डियक मसल्स, मतलब हम हार्ट की मसल्स की बात कर रहे हैं। तो हार्ट की मसल्स जो हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करना है और रिलैक्स करना है, तो उसके लिए वो होती हैं सिलेंड्रिकल शेप की। तो ये शेप उनको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में बहुत हेल्प करती है।
ठीक है। तो नाउ द नेक्स्ट शेप इज एमीबॉइड। तो एक तो हम डिस्कस कर चुके हैं WBCs, जहां पर इरेगुलर शेप होती है, और दूसरा अमीबा, उसकी अपनी भी इरेगुलर ही होती है। तो इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है और ये इनको हेल्प करते हैं मूवमेंट में। जैसे अगर WBC को कैपिलरी से बाहर निकलकर इंटर सेलुलर स्पेस में आना है, सेल्स के बीच वाले स्पेस में आना है, तो इनको अपने शेप को बदलना पड़ेगा, इसीलिए ये एमीबॉइड शेप की होती हैं। वहीं पर अगर हम न्यूट्रिशन को देखें, अगर हम अमीबा को देखें, अमीबा के खाने का तरीका देखें, तो अमीबा जैसे ही सेंस करता है अपने आसपास खाना, वैसे ही ये अपने साइटोप्लाज्म से कुछ एक्सटेंशंस बना लेता है ऐसी, ठीक है, और इसके अंदर खाना एनगल्फ कर लेता है और वापस से कुछ ऐसा बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये भी कॉन्टिन्यूसली अपनी शेप को बदल रहा है, तो मतलब इसकी शेप इरेगुलर है, कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। क्लियर। द नेक्स्ट वन, द फोर्थ वन इज द रेक्टेंगुलर और द क्यूबॉइडल। ये जो सेल्स हैं ये आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स में जो सेल्स होते हैं वो यूजुअली इलोंगेटेड या ट्यूब्यूलर या रेक्टेंगुलर शेप के सेल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया है। आगे बढ़ते हैं। नाउ देर इज वन शेप ऑफ अ सेल विच अपेयर्स टू बी लाइक अ स्लिपर, तो उसे बुलाया जाता है स्लिपर शेप्ड सेल्स, जो पैरामीशियम में होता है। सो दिस इज पैरामीशियम। तो ये अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपको लगेगा कि एक चप्पल है ये, ठीक है, तो चप्पल जैसी ही लग रही है, राइट, बस इसमें बड़े सारे सेल्स के अंदर चीजें हैं। ये एक लिविंग चीज है, चप्पल एक नॉन लिविंग चीज है, राइट। सो दिस इज अ स्लिपर शेप्ड सेल। Clear? So these were the different shapes of cells. Now the next is the spindle shaped. आप जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जब हम टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर आप देखोगे कि कुछ स्मूथ मसल सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो ऐसे स्पिंडल शेप के होते हैं। कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। तो ये लॉन्ग होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, आराम से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये जो शेप है ये इनको खींचने में, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने में और रिलैक्स होने में हेल्प करती है, इसीलिए ये स्पिंडल शेप के होते हैं। तो हमने क्या बोला था कि जो सेल जहां है वहां पर उसको कैसा फंक्शन परफॉर्म करना है, उसके बेसिस पर ही उनकी शेप होती है। ठीक है, तो अब जैसे इन सेल्स को कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, मेरी बॉडी अगर मेरी बाजू मूव कर रही है तो मेरे मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, तभी मूव कर पा रही है, राइट। तो इन सेल्स को अगर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है तो उनको एक डेफिनेट शेप चाहिए, और मसल सेल्स के लिए वो है स्पिंडल शेप, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे कुछ सेल्स को हम देखते हैं, कुछ नर्व सेल्स जो कि इरेगुलर शेप के होते हैं, कुछ ऐसे सेल्स जिनकी कोई शेप नहीं होती है। सो दैट इज द नर्व सेल। ठीक है, तो ऐसे कुछ कोई शेप नहीं है, एक मतलब इसको ना मैं रेक्टेंगुलर बोल सकती हूँ, ना मैं इसको क्यूबॉइडल बोल सकती हूँ, ना मैं इसको स्लिपर शेप बोल सकती हूँ। सो दिस हैज अ डेफिनेट शेप, सो दिस इज अ नर्व सेल। नेक्स्ट इज द स्टोमेटल गार्ड सेल। तो ये कुछ ऐसे किडनी बीन शेप्ड सेल्स होते हैं। तो ये भी कुछ ऐसे सेल्स हैं जो ना रेक्टेंगुलर है, ना जो सर्कुलर है, ना ओवल है, ना सिलेंड्रिकल है, कैसे भी नहीं है। सो दे हैव देयर ओन शेप। सो दीज आर सम डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल्स, और इन सेल्स का काम है अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करना, और जैसा इनको फंक्शन परफॉर्म करना है वैसी ही ये शेप ले लेते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। तो एक सेल के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल में क्या क्या होता है? सेल में बेसिकली 3 असेंशियल पार्ट्स होते हैं, जनरल पार्ट्स, असेंशियल पार्ट हर सेल में मिलेंगे। सबसे पहला है सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बुलाते हैं। दूसरा है न्यूक्लियस, और तीसरा है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में होते हैं बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हर सेल की एक आउटर कवरिंग होती है, और इस मेम्ब्रेन के अंदर ही होते हैं सेल के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स या इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स। वैसे ही अगर सेल को ध्यान से देखें तो इसमें एक बड़ा सा प्रोमिनेंट सा गोल सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो है न्यूक्लियस, और उसके अंदर ये सब कुछ, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो सब कुछ होता है ना, ये एक तरह से फ्लोट कर रहा होता है इन अ फ्लूइड, दैट इज द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती हैं सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सो माइटोकॉन्ड्रिया,
देन लाइजोसोम्स, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, देन what else we have? We have Golgi apparatus, right? So these are the different kinds of cells that are different kinds of cell organelles that are present inside a cell. तो हम देखते हैं एक एनिमल सेल को। एक एनिमल सेल कैसा होता है और उसके अंदर क्या क्या सेल ऑर्गेनल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो एनिमल सेल में अगर सबसे पहली चीज हम देखेंगे तो हम एक आउटर बाउंड्री देखेंगे, एक आउटलाइन देखेंगे। सो दैट इज सेल मेम्ब्रेन, या फिर जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बुलाएंगे। क्लियर? उसके अंदर, इस मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड होगा जिसे हम बुलाएंगे साइटोप्लाज्म, राइट? सो इट विल बी साइटोप्लाज्म। इसके बाद इस साइटोप्लाज्म के अंदर आपको बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। इन स्ट्रक्चर्स में सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है वो है ये बड़ा सा एक गोल सा स्ट्रक्चर जो हमें काफ़ी प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे सेल के सेंटर के आसपास कहीं ये स्ट्रक्चर है। सो दिस स्ट्रक्चर इज न्यूक्लियस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इस न्यूक्लियस के अंदर फिर से एक और स्ट्रक्चर है, एक ऐसा ही कुछ गोल सा स्ट्रक्चर। सो इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस। क्लियर? इतना समझ आया? अब अगर आप इस न्यूक्लियस को देखो तो न्यूक्लियस के बाहर आपको कुछ कवरिंग जैसी दिखाई दे रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई मेम्ब्रेन्स हैं जो इस न्यूक्लियस को ना कवर कर रही हैं। सो दे आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उन्हें हम बुलाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है? अब अगर आप इन दोनों को थोड़ा सा और ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे हैं जिनके ऊपर कुछ बीड्स हमें देखने को मिल रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि रफ जैसा है, उनका सरफेस ना स्मूथ नहीं है। सो दोज विच सीम्स टू बी रफ, दे आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड दोज विच सीम्स टू बी स्मूथ, जिनके ऊपर ये डॉट्स या ये बीड लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं है, दे आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इनको हम RER और SER भी बुलाते हैं। ठीक है? तो ये बात समझ आई? इतनी सी मतलब मेजर डिफरेंस समझ आ गया ना आपको स्मूथ और रफ में? तो ये होते क्या है दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर। ठीक है? तो अब इसके बाद आप यहाँ पर सिर्फ एनिमल सेल में, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में आप देखोगे कि कुछ ऐसे सिलेंडर टाइप कुछ स्ट्रक्चर्स आप देखोगे। तो ये जो सिलेंडर जैसे छोटे छोटे सिलेंडर स्ट्रक्चर्स हैं, सो दीज आर द सेंट्रियोल्स, और ये सेंट्रियोल्स आपको सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में देखने को मिलेंगे। दिस डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो हम यहीं से फिगर आउट करना शुरू कर देंगे। द नेक्स्ट कम्स इज दीज स्ट्रक्चर्स, जो हमें ऐसा लग रहा है कि एक लेयर है, उसके ऊपर एक और है, और इनके ऐसे ऐसे कुछ लेयर्स हैं। ठीक है? सो व्हाट आर दे आर द गोल्जी एपरेटस। ठीक है? तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हीं के आसपास आपको छोटी छोटी स्मॉल सर्कुलर बॉडीज, ऐसा लगेगा कि इन्हीं के कुछ पार्ट्स हैं। सो दे आर कॉल्ड एज वेसिकल्स। क्लियर? इन्हें हम बुलाएंगे वेसिकल, राइट? तो इतना समझ आ गया। अब अगर आप साइटोप्लाज्म में और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनल्स की तरफ जाओगे तो आपको कुछ ऐसे ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, मतलब एक ऐसा सा स्ट्रक्चर होगा और अंदर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। सो दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? तो एक होगा सो दैट इज माइटोकॉन्ड्रियन, और जब एक से ज़्यादा होंगे सो वी विल से माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? उसके बाद ये गोल से स्ट्रक्चर्स, दीज आर पेरोक्सिसोम्स। यहाँ पर आपको ये ऐसे कुछ ऐसे स्टिक लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। सो दे आर माइक्रोट्यूब्यूल्स, राइट? सो माइक्रोट्यूब्यूल्स भी सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर एनिमल सेल में ही देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट कम्स इज वैक्यूल, तो ये छोटे छोटे खाली से एम्प्टी से स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज वैक्यूल। नाउ वैक्यूल ऑल्सो एक्चुअली मेक्स डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, तो मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है। जब हम प्लांट सेल में जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि दोनों में फ़र्क क्या है।
ठीक है, तो ये इतना समझ आ गया। अब और एक छोटी छोटी सी आपको यहाँ पर गोल से स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, दे आर द लाइसोसोम्स। एंड इसके बाद आपको डॉट डॉट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं इनसाइड द साइटोप्लाज्म, दीज आर राइबोसोम्स। क्लियर? तो अच्छे से क्लियर हुआ एनिमल सेल का स्ट्रक्चर। तो आगे बढ़े प्लांट सेल की तरफ चलें। तो अब जब हम पढ़ेंगे ना तो हम ये देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस कहाँ पर आता है। तो प्लांट सेल अगर आप देखोगे तो प्लांट सेल में आप देखोगे कि सेल मेम्ब्रेन तो है, सेल मेम्ब्रेन हमने मार्क किया था जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बुला रहे थे, ये तो है। इस मेम्ब्रेन के बाहर, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, लेकिन इसके बाहर एक और लेयर हमें देखने को मिल रही है विच इज द सेल वॉल, राइट? इसे हम सेल वॉल बुलाते हैं, राइट? तो दिस ऑल्सो मार्क्स अ डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में आपको सेल वॉल नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमने बोला था कि एक एनिमल सेल में बीच में एक गोल जैसा बड़ा सा स्ट्रक्चर हम देख रहे थे जिसे हम न्यूक्लियस बुला रहे थे, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस से भी बड़ा एक स्ट्रक्चर है जो गोल तो नहीं है लेकिन एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है जिसे हम बुलाते हैं वैक्यूल। क्या बुलाते हैं इसको हम? वी कॉल इट एज वैक्यूल। ठीक है, तो ये जो वैक्यूल है ये एनिमल सेल्स में भी थे लेकिन ये छोटे छोटे थे, प्लांट सेल्स में ये कंपैरेटिवली बड़े होते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर आ जाते हैं वही गोल सा स्ट्रक्चर, सो दैट इज न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर एक स्फेरिकल सी बॉडी होती है विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियस को सराउंड करते हुए सेम होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो कुछ स्मूथ होते हैं और कुछ होते हैं रफ, जिनके ऊपर कुछ बीड टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर द राइबोसोम्स। क्लियर? तो रफ के ऊपर जो हमें बीड्स दिखाई देते हैं ना, बेसिकली दे आर द राइबोसोम्स। ओके, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था। अब हमने वहां पर कुछ ऐसे ये वाले लेयर्स भी पढ़े थे जिनको हमने गोल्जी अपरेटस बुलाया था, और यहाँ पर गोल गोल स्ट्रक्चर्स वहां पर भी हम देख रहे थे जिन्हें हमने वेसिकल्स बुलाया था, या इन्हें हम गोल्जी वेसिकल्स भी बुला सकते हैं, राइट? अब वहां पर भी हमने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा था ओवल, जो बीच से ना देखने को कुछ ऐसा लग रहा था। सो दे वर माइटोकॉन्ड्रिया, और यहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया है। इसमें एक और स्ट्रक्चर है जो डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ अ प्लांट सेल, सो दैट इज द क्लोरोप्लास्ट। कुछ ग्रीन कलर्ड बॉडीज होती हैं, मतलब अगर ऐसा है तो वो आपको ऐसे 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 देखने को मिलेंगी। सो दीज आर द क्लोरोप्लास्ट्स। ठीक है, एक और चीज जो हमें बीच में फ्लूइड सब्सटेंस जो हमने एनिमल सेल में भी देखा था, तो दैट इज द साइटोप्लाज्म, राइट? अब यहाँ पर वैक्यूल जो है वो काफी बड़ा है, यहाँ पर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स राइबोसोम्स भी हैं, और इस वैक्यूल के अंदर ना आपको कुछ क्रिस्टल्स भी देखने को मिलते हैं जो अभी हमें इतनी डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स, बेसिक सेल ऑर्गेनेल्स एंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल सेल। तो इनको थोड़ा सा एक बेसिक डिफरेंस फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं बिटवीन अ प्लांट एंड एनिमल सेल। तो प्लांट सेल में हमें एक सेल वॉल देखने को मिलती है, वहीं पर एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, सीधा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी है। यहाँ पर प्लांट सेल में हमें ये ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं विच आर क्लोरोप्लास्ट्स, लेकिन ये प्लांट सेल में नहीं, एनिमल सेल में नहीं है। प्लांट सेल के केस में लार्ज वैक्यूल देखने को मिलता है, और वहीं पर एनिमल सेल के केस में छोटे छोटे वैक्यूल देखने को मिलते हैं, और कई ऐसे सेल्स देखने को भी मिलते हैं जहां पर वैक्यूल्स होते ही नहीं है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर डिफरेंस। नाउ कमिंग ऑन टू हियर, तो यहाँ पर हमें ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं, एंड वी कॉल देम एज माइक्रोट्यूब्यूल्स, राइट? हम इन्हें माइक्रोट्यूब्यूल्स बुलाते हैं। क्लियर? तो ये तो थे हमारे कुछ मेजर डिफरेंसेस। यहीं पर हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्या बुलाते थे हम इसे? हमने एनिमल सेल की पिक्चर में डिस्कस किया था, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि हम इनको क्या बुला रहे थे। ओके, तो इतना हमें समझ आया है। तो आगे बढ़े, जहां पर हम डिफरेंसेस देखेंगे इन वर्ड्स, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल।
नाउ प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल। तो प्लांट सेल में कुछ लार्ज डिस्टिंक्ट आउटलाइंस होती हैं जिनमें एक सेल वॉल होती है। वहीं पर अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल यूजुअली छोटे होते हैं और इनकी जो बाउंड्रीज भी होती हैं ना वो थोड़ी कम विजिबल होती हैं एज कंपेयर टू एनिमल्स प्लांट सेल्स। तो अगर प्लांट सेल को आप माइक्रोस्कोप के अंडर देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर बाउंड्रीज दिखाई देंगी, लेकिन वहीं आप जब एनिमल सेल को देखने की कोशिश करोगे ना तो बाउंड्रीज बहुत क्लियरली नहीं दिखाई देती हैं और प्लांट सेल का साइज एनिमल सेल के साइज से बड़ा होता है। द नेक्स्ट इज प्लांट सेल के पास एक डेफिनेट सेल वॉल होती है जो सेलुलोज की बनी होती है, वहीं पर सेल वॉल एब्सेंट होती है इन केस ऑफ एनिमल सेल। साइटोप्लाज्म प्लांट के केस में इतना डेंस नहीं होता है, लेकिन एनिमल के केस में ये डेंस भी होता है और इसमें ग्रैन्यूल्स भी ज्यादा होते हैं। द नेक्स्ट इज वैक्यूल। तो प्लांट सेल में वैक्यूल्स काफी प्रोमिनेंट होते हैं, बहुत क्लियरली विजिबल होते हैं, लेकिन एनिमल सेल्स में स्मॉल होते हैं और टेम्परेरी होते हैं। द नेक्स्ट डिफरेंस इज प्लास्टिड्स, जिसको हमने क्लोरोप्लास्ट भी बुलाया था। तो क्लोरोप्लास्ट इज वन ऑफ द प्लास्टिड्स, ठीक है। तो प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में तो नहीं होता है, लेकिन प्लांट सेल में होता है, क्योंकि प्लांट सेल को क्या करना है, प्लांट सेल को बनाना है खाना, जो कौन हेल्प करेगा, क्लोरोप्लास्ट। द नेक्स्ट इज सेंट्रोजोम्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल बट सेंट्रोजोम्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल, जो सेल डिविजन में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं, सेल डिविजन में। तो प्लांट सेल को अगर आप देखोगे ना तो यूजुअली प्लांट सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है वो पतला होता है और जितना भी अंदर की चीजें होती हैं ना वो बाहर सेल मेम्ब्रेन की तरफ को पुश हुई होती हैं। वहीं पर अगर आप एनिमल सेल को देखोगे ना तो वो आपको इवनली स्प्रेड आउट, सेल के अंदर का जो सामान है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर का सामान, वो आपको इवनली स्प्रेड आउट होता हुआ दिखाई देता है, राइट। तो आई होप ये आपको समझ आ गया है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि हमने इतने सारे पार्ट्स देखे, उसमें से लिविंग और नॉन लिविंग पार्ट्स कौन से हैं। तो अगर आप एक सेल की बात करते हो, सेल में सेल मेम्ब्रेन, जिसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बुलाया है, वो प्लांट सेल में भी है और एनिमल सेल में भी है। तो वो कैसी होती है, दैट इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, वेयर एज सेल वॉल विच इज प्रेजेंट ओनली इन केस ऑफ प्लांट सेल इज नॉन लिविंग, राइट। द नेक्स्ट इज लिविंग पार्ट्स में सबसे पहला आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जितने भी अंदर सेल ऑर्गेनेल्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी एपरेटस है, राइबोसोम्स है, लाइसोसोम्स है, सेंट्रोसोम है, प्लास्टिड्स है, ये सारे के सारे लिविंग पार्ट्स हैं। वहीं पर ग्रैन्यूल्स हैं, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं, जो वैक्यूल्स है, प्लांट सेल में काफी बड़ा है, प्रोमिनेंट है, वहीं पर एनिमल सेल में छोटे छोटे और टेम्परेरी हैं। फैट ड्रॉपलेट्स हैं। सो दीज आर द नॉन लिविंग पार्ट्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म, राइट। अब जो फ्लूइड पोर्शन होता है या जो न्यूक्लियस वाला पोर्शन होता है, तो न्यूक्लियस वाले पोर्शन में न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन लिविंग स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियाई जो उसके अंदर है दैट इज ऑल्सो लिविंग स्ट्रक्चर, और उसके अंदर आपको थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जिन्हें हम क्रोमेटिन फाइबर्स बुलाते हैं। तो ये क्रोमेटिन फाइबर्स भी लिविंग हैं, लेकिन जैसे सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, वैसे ही जो फ्लूइड न्यूक्लियस के अंदर होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, तो ये जो फ्लूइड है इनसाइड द न्यूक्लियस इज बेसिकली नॉन लिविंग। क्लियर। तो आपको ये सारे लिविंग और नॉन लिविंग पार्ट समझ आ गए हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड ईच पार्ट दैट वी जस्ट सॉ इन द सेल, ठीक है। तो सबसे बाहर से शुरू करेंगे। तो अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो सबसे बाहर क्या है, सबसे बाहर है सेल वॉल। तो सेल वॉल कैसा स्ट्रक्चर है, लिविंग या नॉन लिविंग, जल्दी से बताओ, जल्दी से, अभी डिस्कस किया हमने। सो दैट इज अ नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, राइट। तो ये आउटर मोस्ट है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में होता ही नहीं है, और ये नॉन लिविंग है और ये रिजिड है, काफी ज्यादा रिजिड है, मतलब ऐसे एकदम जिद्दी है, अपनी शेप चेंज करने को मानता ही नहीं है, ठीक है। दूसरा, ये बना होता है सेल्यूलोज से और ये फ्रीली परमिएबल है, मतलब जिस चीज को भी अंदर आना है सेल वॉल के वो अंदर जाओ, जिसे इसको क्रॉस करके बाहर जाना है वो बाहर जाओ। सो इट इज फ्रीली परमिएबल, मतलब ये एंट्री जो है किसी भी चीज की, एंट्री या एग्जिट, उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है।
नेक्स्ट इज द फंक्शंस। तो फंक्शंस को अगर आप देखोगे तो इसके फंक्शंस जो हैं दे आर लाइक दे प्रोवाइड द रिजिडिटी। एक तो क्योंकि दिस इज वेरी टफ, दिस इज वेरी स्टबर्न यू कैन से, जो अपनी शेप चेंज नहीं करता है, सो इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द सेल एंड इट ऑल्सो गिव्स शेप टू द सेल एंड देन इट अलाउज द सब्सटेंसेस टू एंटर और लीव द सॉल्यूशन, लीव द सेल। ठीक है, तो जो भी सब्सटेंसेस सॉल्यूशन में होते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं, उनको अंदर जाओ बाहर जाओ जहां मर्जी जाओ तो वो उसको मूव करने देता है। क्लियर। द नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर है तो उसका कहीं ना कहीं एक काम होता है कि वो सेल को प्रोटेक्शन देगा। क्लियर। द नेक्स्ट पार्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बुलाते हैं। तो अब दिस वाज द सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर ये जो है दिस इज द सेल, ये अंदर वाली, राइट। सो दिस इज द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जैसे सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में थी, लेकिन सेल मेम्ब्रेन प्लांट्स में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है। ठीक है, अब इट इज वेरी थिन एज कंपेयर टू, अगर हम इसको सेल वॉल से देखें तो ये काफी थिन है, फ्लेक्सिबल है, डेलिकेट है और लिविंग मेम्ब्रेन है। मतलब ये काफी डेलिकेट सी एक मेम्ब्रेन है जिसके अंदर सेल का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है। नाउ इट हैज सम फाइन पोर्स, छोटे 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 पोर्स होते हैं इस मेम्ब्रेन में, जिससे कि सब्सटेंसेस अंदर जाते हैं, कुछ चीजें अंदर जाती हैं, कुछ चीजें बाहर आती हैं सेल से। दे आर मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन्स, जैसे सेल वॉल सेलुलोज से बनी थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन्स की बनी होती है। क्लियर। सो रिमेंबर दिस पॉइंट। देन इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। अब मूवमेंट तो ये भी चीज़ों की अलाउ करता है कि कुछ चीज़ें अंदर जाएंगी कुछ बाहर जाएंगी, लेकिन यहाँ पर जो मूवमेंट है ना चीज़ों की, दैट इज सिलेक्टिव, कि कुछ ही चीज़ों की मूवमेंट ये अलाउ करता है, हर कोई चीज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होके पास नहीं कर सकती है। देखो, अगर हर कोई चीज़ पास करने लग जाए तो साइटोप्लाज्म का जो एक कॉम्पोजिशन है या फिर जो सेल की सराउंडिंग और कॉम्पोजिशन है वो सब बदलता रहे। ठीक है, लेकिन सेल के अंदर हमें एक डेफिनेट कॉम्पोजिशन चाहिए ताकि सेल अपनी फंक्शनिंग कर सके, तो उसके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिस्ट्रिक्ट कर देता है एंट्री एंड एग्जिट्स। क्लियर। तो इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहां से मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का, लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ही अलाउड होते हैं मूव करने के लिए, हर चीज़ अंदर बाहर नहीं मूव कर सकती है। तो इसके फंक्शंस क्या है? सबसे पहला तो यही है कि ये सेल के अंदर की जो चीज़ें हैं उसको सेल के बाहर की चीज़ों से सेपरेट आउट कर देता है, राइट। दूसरा, अब कौन सी चीज़ अंदर जाएगी, कौन सी चीज़ बाहर आएगी, कौन सा सॉल्यूट सेल के अंदर जाएगा, कौन सी आयन या सॉल्यूट सेल के बाहर आएगा, उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि अब सेल के लिए कोई चीज़ अच्छी है जो साइटोप्लाज्म की एक कॉम्पोजिशन बना के रख रही है, तो वो सेल से बाहर चली जाए और सेल का कॉम्पोजिशन इम्बैलेंस हो जाए। तो ऐसी कोई भी चीज़ सेल के ना अंदर जा सकती है ना सेल से बाहर आ सकती है। थर्ड पॉइंट, इट मेंटेन्स द शेप ऑफ सेल इन केस ऑफ एनिमल सेल्स। तो क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल तो है नहीं, तो यहाँ पर सेल की शेप को मेंटेन करने का काम करती है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर ना एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर सेल मेम्ब्रेन इतनी ही थिन है, इतनी ही फ्लेक्सिबल है, इतनी ही डेलिकेट है, तो ये प्लांट्स में ही है, लेकिन सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में है, एनिमल्स में क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप प्लांट्स को और एनिमल्स को देखो तो प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स एक ही जगह पर रहते हैं और यहाँ पर वो एडवर्स कंडीशंस फेस करते हैं, मतलब धूप है, तूफान है, गर्मी है, सर्दी है, कोई भी कंडीशन है, तो उनको एक ही जगह पर खड़े रहना है, उनको मूव नहीं करना है और इनको इन कंडीशन से यहीं खड़े होकर लड़ना है। सो इन दैट केस दे नीड सम एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन, राइट। उनको खड़े रहने के लिए, स्टेबल रहने के लिए दे नीड दैट प्रोटेक्शन। दूसरा, अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो एक तो एनिमल्स कैन एक्चुअली एस्केप फ्रॉम द हार्श कंडीशंस। अब मान लो कहीं पर भी सुनामी आ रही है या फिर कहीं पर तूफान की प्रिडिक्शन है, तो वहां से लोग मूव कर जाते हैं सेफ जगह पर। ठीक है, लेकिन ये चीज़ प्लांट्स तो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो एक तो वो एस्केप कर सकते हैं उन हार्श कंडीशंस को, और दूसरा क्योंकि उनको मूव करना होता है, दे नीड टू चेंज देयर प्लेसेस, दे नीड टू मूव, दे नीड टू लोकोमोट, तो उसके लिए
एनिमल्स को काफी फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, तो अगर उनको फ्लेक्सिबल होना है तो उनके सेल्स को सबसे पहले फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अगर सेल्स फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, अगर सेल्स मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो एनिमल्स फ्लेक्सिबल नहीं हो पाएंगे। सो रिमेंबर, सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो फंक्शन वही देगा, कौन देगा? सेल। तो अगर सेल फ्लेक्सिबल है इसलिए हम फ्लेक्सिबल हैं। क्लियर? तो बात समझ आ गई। आगे बढ़े, द नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज द साइटोप्लाज्म, जो फ्लूइड है अंदर, सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। सो दिस फ्लूइड सब्सटेंस, जो यहाँ पर आपको फ्लूइड दिख रहा है, ठीक है, सो दिस इज द साइटोप्लाज्म। सो दिस इज सेमी लिक्विड सब्सटेंस जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर है। इसमें पानी होता है, कुछ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर चाहे कोई ऑर्गेनेल है, चाहे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या कोई आयंस है, सॉल्यूट्स है, सब कुछ साइटोप्लाज्म में ही होता है। इसके फंक्शंस क्या हैं? इसमें अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। दूसरा, यहाँ पर इट प्रोवाइड्स साइट फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज तो वो क्या होते हैं? मेटाबॉलिक। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में आती हैं कुछ एनाबॉलिक एक्टिविटीज और कुछ कैटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, एनाबॉलिक मतलब कि कोई चीज बन रही है, जो सेल के अंदर बन रही है। कुछ चीजें यहाँ पर साइटोप्लाज्म में बनती भी हैं और कुछ चीजें साइटोप्लाज्म में टूटती भी हैं, दैट इज कैटाबॉलिज्म। सो दिस इज बिल्डिंग अप एंड दिस इज ब्रेक डाउन। क्लियर? तो एक साइटोप्लाज्म जो है वो एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारी चीजें बनती हैं और टूटती हैं। कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं जो लाइफ प्रोसेस के लिए, जो हमारी जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें साइटोप्लाज्म में होती हैं। तीसरा, इट इज द मीडियम फॉर इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जहां पर ऑक्सीजन जाती है सेल के अंदर, सेल ऑक्सीजन को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, इसकी शुरुआत भी साइटोप्लाज्म में ही होती है। ठीक है, तो बात समझ आ गई। तो आई होप जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए वो आपको हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो बचे हुए टॉपिक्स को हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक जैसा कि आप जानते हैं, लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।